L2 के 60% ये हो गए, रेट 2015 के L1 L2 के 60% ये हो गए और रेट 2012 के L1 L2 के 60% ये हो गए। यानी हम इस वीडियो में 360 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी सभी विषयों के इसी प्रकार के आपको जो क्वेश्चन है वो मिलेंगे, इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2022 का सेकंड लेवल का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थिति जन्य ग्रस्त बालक या पिछड़े बालक। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा या उदासीनता। तो कुसमायोजन का जो व्यवहारात्मक लक्षण होगा इसमें हो जाएगा आपके आक्रामकता। ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तीसरा प्रश्न है, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। चौथा प्रश्न है, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो पठन से संबंधित जो विकार होता है साथियों उसे कहा जाता है डिसलेक्सिया। याद रखना आपको, पढ़ने से संबंधित जो विकास होता है वो डिसलेक्सिया होता है। लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया, लिखने से संबंधित आपका होता है डिस्ग्राफिया। और गणितीय गणना से संबंधित डिस्कैलकुलिया। गणितीय गणना का जो विकार होता है साथियों वो होता है आपका डिस्कैलकुलिया। तो याद रखना है, पढ़ने से संबंधित विकार को क्या कहा जाता है? डिसलेक्सिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। प्रतिबिंबन, तर्क, परिपक्वता, कल्पना। ये देखिए, तर्क और कल्पना, प्रतिबिंबन ये अधिगम सीखने की प्रक्रियाओं के भाग माने जाते हैं, लेकिन परिपक्वता जो है यहाँ अधिगम की प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है छठा, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा? पुरस्कार और दंड की अवधारणा आपको पता है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूप सिद्धांत से संबंधित है। बीएफ स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? क्रिया प्रसूप सिद्धांत। तो ये भी याद रखना है। पुनर्बलन सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, अभी क्वेश्चन आएंगे आगे इसके। अगला कह रहा है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी यंत्र परिलक्षित होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, ये अधिगम की अवधारणा के लिए सत्य कथन नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझा जाता है? पुनर्बलन, साचर्य, अनुकरण या अंतर्दृष्टि। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके साचर्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साचर्य। अगला, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण या मनोगत्यात्मक शिक्षण। कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णनात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 देख रहे हैं, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को क्या कहा जाता है? देखिए, नैसर्गिकता मतलब क्या कह रहा है? एक ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एक जो है स्पेसिफिक यानी पर्सनल या हम कहते हैं कि विशिष्ट समस्या का समाधान करना है, और विचारों की सूची एकत्रण करने द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लन या मस्तिष्क उद्वेलन विधि कहा जाता है। मस्तिष्क विप्लन युक्ति यहाँ पर राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रकृति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्व्यक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो क्या कह रहा है कि कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो अंतर्व्यक्तिक जो समायोजन है वो प्रत्यक्ष रूप से समायोजन जो है वो संबंधित नहीं होता है। अगला है, शिक्षा में अवधारणा मानचित्र किसके द्वारा सुझावित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये कई बार रीट परीक्षा में पूछा जा चुका है। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण जो है वो जोसेफ डी नोवाक के द्वारा सुझावित किया गया है। जोसेफ डी नोवाक जो है इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे और हमारी क्लास जो है आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। रीट की तैयारी करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 13 में हम आगे हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी 2009 के लिए कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, बिल्कुल सही कथन है ये तो। विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान एसएमसी बनाई जाएगी, बिल्कुल सही बात है। प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन बिल्कुल किया जाएगा। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे 60 घंटों का कार्य, भी बिल्कुल गलत बात है भाई। अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह आपको पता है प्रति सप्ताह जो है वो कितने घंटे कार्य करेगा? अध्यापक प्रति सप्ताह कार्य करेगा 45 घंटे। आगे इसमें क्वेश्चन आएंगे, रेट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रति सप्ताह आरटी 2009 के अनुसार अध्यापक जो है साथियों वो आपके 45 घंटे का कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पूछ रहा है, रिसर्च जो है इन एजुकेशन।
कर्ट लेविन, बी आर बकिंगम, स्टेफन एम कोवे, स्टेफन एम कोरे। देखिए स्टेफन एम कोरे ये तो होगा, लेकिन स्टेफन एम कोवे जो है इन्होंने कोई योगदान नहीं दिया है, केवल यहाँ पर नाम में कोरे और कोरे की जगह कोवे लगा दिया था परीक्षा में, तो ये गलत हो गया था। स्टेफन एम कोवे का कोई योगदान नहीं है। बाकी कर्ट लेविन, बी आर बकिंगम, स्टेफन एम कोरे ये जो है ये क्रियात्मक अनुसंधान से आपके जो है योगदान इनका रहा है, लेकिन स्टेफन एम कोवे का कोई योगदान नहीं रहा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर पूछा है। क्रम सूची मापनी, नामिक मापनी, अनुपातिक मापनी या समान अंतराल मापनी? तो साथियों अनुपातिक मापनी है, इसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन क्या था? व्यावसायिक कुशलताएं सीखना, सह शैक्षणिक गतिविधियों को सीखना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और बिना बोझ के शिक्षा। लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के शिक्षा, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का मुख्य दर्शन था, मुख्य उद्देश्य था। तो बिना बोझ के सीखना, करके सीखना, ये सारे इसके मेन उद्देश्य थे। अगला प्रश्न कह रहा है अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वेद नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, दत्तक ग्रहण अध्ययन, समवयस्क समूह अध्ययन। अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए आपको जो है समवयस्क समूह अध्ययन जो है वो कोई हेल्प नहीं करेगी। समवयस्क समूह जो है बाल्यावस्था के लिए, जो बाल्यावस्था के बालक का अध्ययन करना है तो वहां ये काम आ सकते हैं, लेकिन अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए काम नहीं आएगी। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला कह रहा है एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये प्रश्न रिपीट होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को फिनोटाइप शब्द के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनोटाइप। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक? तो जैविक परिप्रेक्ष्य के अनुसार जो है साथियों वो बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पुनर्व्यवस्थित की अपना एक शरीर जो है, सभी का शरीर एक विशिष्ट है और पूर्व व्यवस्थित यानी सभी का शरीर एक व्यवस्थित प्रणाली के अनुसार है, ये हमें जैविक बायोलॉजिकल से पता चलता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जीन पियाजे, अल्बर्ट वांडूरा, ले वाइगोत्स्की, अब्राहिम मास्लो। अब्राहिम मास्लो जो है साथियों वो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। बाकी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है, आपको पता है। ले वाइगोत्स्की ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है और अल्बर्ट वांडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि आपकी तैयारी कैसी है पता चले। और रीट की परीक्षा दे रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी विषय के PYQ आए हुए क्वेश्चन आपको इस चैनल पे एक जगह मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से कैसी होती है? अधिगमित, जन्मजात, अधिग्रहित, सांस्कृतिक। तो स्वभाव में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, अलग अलग लोगों के अलग अलग स्वभाव होता है, ये सारी जो है जन्मजात होती है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 22वां प्रश्न, किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? तो व्यक्तित्व के सिद्धांत में किसकी भूमिका नहीं है यहाँ पर ये पूछा है, तो BF स्किनर की व्यक्तित्व के सिद्धांत में कोई भूमिका नहीं है साथियों। पर्सनैलिटी का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। बाकी आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है, सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के बारे में बताया है, रेमंड केटल ने भी व्यक्तित्व के बारे में बताया है। BF स्किनर ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है हेनरी ए मुर्रे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन, मुर्रे और मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा TAT। व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा होगा तो TAT आपने पढ़ा होगा, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी कथानक सम प्रत्यक्षण परीक्षण। कथानक सम प्रत्यक्षण परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा याद रखना है, TAT दिया था मॉर्गन और मुर्रे ने। पूरा नाम हेनरी ए मुर्रे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैं बता थोड़ा सा आपको, वाक्य पूर्ति परीक्षण टाइडमैन ने दिया है। 16 PA प्रश्नावली जो है वो आपके दी है। तो 16 PA प्रश्नावली जो है 16 व्यक्तिगत आयाम या 16 PA प्रश्नावली दी है आपके किसने? केटल ने, रेमंड बी केटल। तो ध्यान रखना है इसका भी, ये केटल ने दी है और वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है टाइडमैन ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? पोषण, स्वास्थ्य, निद्रा, अधिवास। साथियों पोषण जो है वो वृद्धि में काम आता है, स्वास्थ्य वृद्धि से संबंधित है, निद्रा कहीं ना कहीं वृद्धि में शामिल है, लेकिन अधिवास जो है वो वृद्धि से संबंधित नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? नोम चॉम्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। क्या दिया था साथियों? भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की। देखिए बिल्कुल इजी पेपर आता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो भाषा विकास जो है नोम चॉम्स्की से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पहला पेपर कर रहे हैं तो 26वां प्रश्न आ चुका है। बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतर्व्यक्तिक, प्राकृतिक, अस्तित्वकारी या सामूहिक? तो साथियों हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई।
कितने प्रकार की? 8 प्रकार की, जिसमें सामयिक प्रकार की शामिल नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन या अपसारी? रचनात्मकता यानी कि आप यहां देखेंगे क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी जो है वो आपके अपसारी चिंतन का भाग है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न, मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? बौद्धिक अयोग्यता, मानसिक कमजोरी, बौद्धिक पिछड़ापन या बौद्धिक प्रतिकूलता? राइट आंसर हो जाएगा बौद्धिक अयोग्यता। अगला प्रश्न 29वां, व्यक्तित्व की सिद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, स्थायी, सामान्य या अनूठा? व्यक्तित्व जो है वो आपके सामान्य नहीं होता है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस सेकंड शिफ्ट का L2 के पेपर का अंतिम क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त एवाचिक परीक्षण है? देखिए कितना अच्छा पूछा है, संस्कृति मुक्त एवाचिक अशाब्दिक पूछा है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, डी ऑप्शन। ये आपके 30 क्वेश्चन हुए L2 के सेकंड शिफ्ट के 2022 के। चलिए अगले पेपर को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम 2022 के L2 के लेवल 2 के थर्ड शिफ्ट के पेपर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो चलिए क्या कह रहा है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए अधिगम का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत था, इसे सूझ का सिद्धांत कहा जाता है साथियों। तो सूझ के सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्फगैंग कोहलर। ये 3 व्यक्ति थे, ध्यान रखना है साथियों। मैं आपको बता दूं, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो ध्यान रखना है कोहलर, कोपका और वर्दीमर, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। सूझ के सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित कौन कौन मनोवैज्ञानिक है? कोहलर, कोपका और वर्दीमर। चलिए दूसरा क्वेश्चन इस पेपर का, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है? समस्या समाधान उपागम का जो अंतिम चरण होता है साथियों, वो होता है निष्पादन का सत्यापन करना। निष्पादन का सत्यापन, ऑप्शन सी सही होगा। अगला कह रहा है समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? रक्षात्मक युक्तियों के बारे में सबसे पहले मौलिक रूप से किसने बताया? तो राइट आंसर रहेगा आपका सिगमंड फ्राइड। क्या रहेगा? सिगमंड फ्राइड इसका राइट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? तो आप सबको पता है कि थॉर्नडाइक ने जो है सीखने के नियम दिए थे, उसमें जो प्रमुख नियम थे वो थे तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। लेकिन जो प्रमुख 3 नियम थे उनमें साचर्य का नियम जो है शामिल नहीं था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। तो निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था जो है, इसका जो है मनोवैज्ञानिक कारक है कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला। अगला प्रश्न छठा, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, मस्तिष्क उद्वेलन या अंतःक्रियात्मक शिक्षण? तो एलन ने जो है वो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताया। माइक्रो टीचिंग जो है, आपको पता है आप बीएड बीएसटी करते हैं तो माइक्रो टीचिंग की एक डायरी भी आती है। तो माइक्रो टीचिंग के सबसे पहले किसने शिक्षण अधिगम की विधि प्रस्तुत की? माइक्रो टीचिंग, तो डब्ल्यू एलन ने, ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक है, कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है साथियों, जो अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन, वो होता है एनडीआई। क्या हो जाएगा? आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, ये तो आंतरिक है। चिंता, ये भी आंतरिक है। आकांक्षा स्तर, ये भी आंतरिक है। लेकिन पुरस्कार जो है, पुरस्कार और दंड ये बाहरी होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके इसमें प्रदर्शन स्तर जो है, ये शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं होता है। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? तो एनसीएफ कब आया? एनसीएफ का नाम यही है, एनसीएफ 2005। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? उपलब्धि, सतत, नैदानिक, उपचारात्मक? तो ये साथियों चारों ही आकलन के वैसे प्रकार है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया से, तो इसका बोनस दिया गया था बोर्ड द्वारा, क्योंकि ये चारों ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान क्रियाविधि से संबंधित है, नैदानिक है, विवरणात्मक है और रूपांतरकारी है। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेटिव। क्या राइट आंसर हो जाएगा? रूपांतरकारी। प्रश्न संख्या 13, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, लेकिन मूल्यांकन इनसे सबसे अलग है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षण की विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता होनी अनिवार्य है। विभेदकारिता ये उपलब्धि परीक्षण के गुण होते हैं, मूल्यांकन इनसे अलग है। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन से नहीं है? आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत दिया था। इसमें फैलिक अवस्था आती है, एलन अवस्था भी आती है, एनल अवस्था और लेटेंसी अवस्था आती है, लेकिन इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था इस सिद्धांत में नहीं आती है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? जीन पियाजे ने आप सबको पता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने स्कीमा वर्ड दिया था, आत्मसातकरण असिमिलेशन दिया था, अकोमोडेशन व्यवस्थापन भी दिया था, लेकिन अधिग्रहण शब्द का प्रयोग जो है वो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं किया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा 15वें प्रश्न का। प्रश्न संख्या 16, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साथियों एलील। क्या कहा जाता है? एलील कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जा सकता है: संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर द्वारा, स्वभावगत परिवर्तनों द्वारा, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर द्वारा, या अभिक्षमता में द्वारा। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है वो अधिक्षमता में अंतर द्वारा समझाया जा सकता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। बाल विकास में वातावरण की भूमिका किसके द्वारा सबसे सही रूप से प्रतिबिंबित होती है? तो बाल विकास में वातावरण की जो भूमिका है वो आपकी आदत निर्माण के द्वारा सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। बोर्ड ने जो आंसर माने हैं वही फाइनल आंसर कैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूं। अगला प्रश्न, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, बिल्कुल सही बात है। तो विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, बिल्कुल अलग सही बात है। ये विकास के प्रारूप पूर्वानुमान में होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से होती है, ये गलत बात है, क्योंकि विकास जो है अलग अलग अवस्थाओं में चलता है। बाल्यावस्था के अलग गुण है, शेष अवस्था के अलग गुण है, किशोरावस्था के अलग गुण है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 20वां प्रश्न, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ध्यान रखना है, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया लेव वाइगोत्स के द्वारा सामाजिक सिद्धांत दिया गया था, वैसे ही नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं 21वां प्रश्न, रॉबर्ट जे स्टनबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? द्विकारक, बहुकारक, त्रिआयामी या पदानुक्रमित? तो रॉबर्ट स्टनबर्ग ने जो है वो एक बुद्धि का सिद्धांत दिया था, और इनमें ऑप्शन में बिल्कुल जो है अलग अलग दे रखे हैं, तो ये जो है वो आपके प्रश्न जो है डिलीट हो गया था, इसमें बोनस अंक दिया गया था। प्रश्न संख्या 22, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, आर्मी अल्फा या ड्रा एमएन टेस्ट? बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भाटिया बैटरी परीक्षण, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित सवाल है, ध्यान रखना। अधिगम समानता, विचलनशीलता, शील गुणों का अंतर संबंध, ये हो सकते हैं तीनों, लेकिन अधिगम समानता व्यक्तिगत विभिन्नताएं नाम है तो समानता कैसे हो सकती है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? शील गुण सिद्धांत वैसे तो आल्पोर्ट के द्वारा हाइजेंक ये सभी थे इसमें, ठीक है ना। तो ये भी थे और ये भी थे, तो इसमें भी आपको क्या दिया गया था? बोनस दिया गया था। अगला कह रहा है, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? तो नैदानिक निदान के लिए वैध कौन सा है? वो है MMPI। कौन सा परीक्षण है? MMPI। ए ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 26वां, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? तनाव, कुंठा, चिंता, द्वंद। द्वंद जो है निर्णय लेने से, ठीक है ना। द्वंद दोनों में से एक को चुनना द्वंद है। द्वंद किसे कहते हैं? दो में से एक का चुनाव। वो दोनों आपके फेवरेट हो सकते हैं, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, दोनों एक फेवरेट नहीं हो सकते हैं, तो ये द्वंद के प्रकार अलग अलग होते हैं। तो दोनों में से एक का चुनाव करना ही पड़ेगा। ये कौन सी है? संबंध किससे संबंधित है? द्वंद से संबंधित, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 27, जेपी गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? चिंतन में समानुभूति, चिंतन में लचीलापन, ये तो है। समस्या के बहुविध उत्तर, बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं क्योंकि सृजनात्मक बालक है। चिंतन में मौलिकता बिल्कुल हो सकती है, लेकिन चिंतन में समानुभूति नहीं हो सकती। किनके? सृजनात्मक बालकों में। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है, ट्राइसोमी 21 को क्या कहा जाता है? 21वें गुणसूत्र की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ उसे क्या कहा जाता है? डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, डाउन संलक्षण कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम आपने नाम सुना होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 29वां प्रश्न कह रहा है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? पाठ्यक्रम की समृद्धि, बिल्कुल पाठ्यक्रम समृद्ध करना चाहिए। श्रेणी उन्नति, बिल्कुल ग्रेड एक्सीलरेशन करना चाहिए उनका। विशेष कक्षाएं लगानी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों की, लेकिन उपचारात्मक अध्ययन की प्रतिभाशाली बालकों को आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है, कौन सी विकृति अधिगम असमता का एक प्रकार है? अधिगम असमता, अभी मैंने बताया, जैसे आपको पढ़ने का विकार बताया था इससे पहले वाले पेपर में, तो डिसलेक्सिया वहां आया था। तो डिसलेक्सिया जो है वो अधिगम असमता से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 2022 के L2 के थर्ड शिफ्ट के पेपर के हमने 30 क्वेश्चन देख लिए। आगे बढ़ते हैं फोर्थ शिफ्ट के पेपर की और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सभी विषयों के आपको इसी प्रकार से मैराथन वीडियो मिलने वाले हैं इस चैनल पर। तो चलिए अब 2022 के L2 के हम पेपर नंबर शिफ्ट 4 की बात करेंगे साथियों। फोर्थ शिफ्ट का जो पेपर है वो आपके सामने आ चुका है। इसके अगले 30 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काल नहीं है? संवेदी परक स्थिति उन्होंने बताया था, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति बताया था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बताया था, लेकिन चक्रीय चरण उन्होंने नाम नहीं दिया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला,
जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अधिगम, मानसिक कल्पना, संकल्पना या विचारण? तो आप यहां पढ़ेंगे साथियों थिंकिंग। अंदर क्या चल रही है? थिंकिंग चल रही है, तो आपका विचारण सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने के लिए मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? संज्ञानात्मक कार्य बताना है। क्रीड़ा में भाग लेना, ये तो मस्तिष्क को जो है वो आपको स्वस्थ स्तर को बनाए रखेगा संज्ञानात्मक। क्रॉसवर्ड पहली पर काम करना बिल्कुल करेगा, रीडिंग यानी पठन करना भी आएगा, लेकिन आसीन जीवन शैली जो है वो आपकी इसमें नहीं आएगी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तर जीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा साथियों, डार्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या कहा था? जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तर जीविका की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है, ये परिभाषा किसने प्रस्तुत की? डार्विन ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, कौन कौन से? तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं साथियों, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ठीक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? देखिए डिसलेक्सिया हर पेपर में आया था 2022 में, पढ़ने से संबंधित कठिनाई है, पढ़ने से संबंधित विकार है। अगला कह रहा है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु MA बटा वास्तविक आयु CA गुणा 100, MA बटा CA गुणा 100। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, MA बटा CA गुणा 100। मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु गुणा 100 हो जाएगा। अगला है आत्मसात्करण क्या है? वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना, बेहतर में बदलने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अनुकूल होना या इनमें से कोई नहीं? तो वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना, यह आत्मसात्करण है, असिमिलेशन है। यह शब्द किसने दिया? यह शब्द दिया था जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? हल्की मंदता, ये तो मानसिक मंदता में आएगी। मध्यम मंदता, गंभीर मंदता भी आएगी, लेकिन तीव्र मंदता जो है वो मानसिक मंदता के वर्गीकरण में नहीं आता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है व्यक्ति को, 10वां प्रश्न, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दी जाती है और उसे कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपी तकनीक कौन सी प्रक्षेपी तकनीक है? तो वही है TAT। क्या है? TAT है, कथानक संपर्तीय परीक्षण। ठीक है ना, जो कि मॉर्गन और मूरे द्वारा दिया गया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आंकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? व्यक्तिगत इतिहास विधि, साक्षात्कार तकनीक विधि, इसमें भी व्यक्तिगत बातचीत होती है। वस्तु सूची तकनीक, ये भी होती है, लेकिन निर्धारण मापनी जो है व्यक्तिगत तकनीक नहीं है। बाकी ये तकनीक तो है व्यक्तित्व का मापन करने की, लेकिन व्यक्तिगत तकनीक नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था? अभी पहले आया था इसका क्वेश्चन। बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया है? हार्वर्ड गार्डनर ने। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13, RT अधिनियम RT एक्ट 2009 के अनुसार निम्न में से किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता? तो कोई विद्यालय स्थापित करना है तो उसे क्या लानी पड़ेगी साथियों? उसे मान्यता लानी पड़ेगी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 14वां, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है साथियों, उसे कहा जाता है अधिगम। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों? अधिगम। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, उपरोक्त सभी। ये सारे ही सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 का। अगला कह रहा है 16वां प्रश्न, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। सूक्ष्म प्रणाली, माइक्रो सिस्टम, आपको पता है ये एक माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, ये पर्यावरण का सिद्धांत था। पर्यावरण के घटक अलग अलग बताए, तो वातावरण में वह वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है वो सबसे पहले आएगा, माइक्रो सिस्टम आएगा, सूक्ष्म प्रणाली के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 17वां प्रश्न कह रहा है RT अधिनियम 2009 के शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे का काम निर्देशित किया गया है? तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वाले पेपर में, तो 45 घंटे का कार्य वो करेंगे प्रति सप्ताह। RT एक्ट 2009 के अनुसार बी ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है? तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां, दैहिक संरचना या स्थितिजन्य संरचना? तो जैविक निर्धारक में ग्रंथियां तो आएगी, तंत्रिका तंत्र भी आएगा, दैहिक संरचना उसकी सोमेटिक जो स्ट्रक्चर है वो भी आएगी, लेकिन स्थितिजन्य संरचना इसमें नहीं आएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतर, प्रतिगमन जैसे पैदा होता है? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा प्रोग्रेशन, प्रगति माना था बोर्ड ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 20वां प्रश्न, RT एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ क्या है? पहली से 8वीं तक की शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहले की शिक्षा, 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा? तो RT 2009 का प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की फ्री पढ़ाई करना। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला देखिए, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर होते हैं? तो इसमें जो है बोनस दिया गया था, हालांकि इसमें ऑप्शन कोशिका विज्ञान, जैवमिति, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन में
इसमें सुटेबल ऑप्शन नहीं था, इसलिए बोनस दे दिया गया बोर्ड की तरफ से। आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो आप सबको पता है, मैं बार बार कह रहा हूं, आरटी एक्ट 2009। तो राइट आंसर हो जाएगा 2009। अगला 23वां, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक व्यावसायिक कौशल सीखे। व्यावसायिक शिक्षा पर अब ज्यादा जोर दिया जाएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 24वां प्रश्न, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना। अभी मैंने बताया था पुनर्बलन के माध्यम से सीखना, पुरस्कार और दंड के द्वारा सीखना, ये स्किनर का सिद्धांत है, बीएफ स्किनर ने दिया था। कौन सा सिद्धांत? क्रिया प्रसुप्त सिद्धांत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है? एक समस्या की अवधारणा, संशोधन शोध निष्कर्ष, आधार सामग्री का एकत्र करना या गतिशील दृष्टिकोण। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, गतिशील दृष्टिकोण। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? परीक्षण की खाली स्थान संदर्भ में दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से हो। यानी विभिन्न अवसरों पर एक टीचर किसी बच्चे की कॉपी चेक करता है और 80 नंबर आ जाए, दूसरा टीचर भी 80 नंबर दे दे, ठीक है ना, और ये दोबारा चेक करे तो भी 80 आए, ये दोबारा चेक करे तो भी 80 आए, तो समान प्राप्तांक यदि प्राप्त हो रहे हैं तो ये परीक्षण की विश्वसनीयता मानी जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 27वां प्रश्न, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वे बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो वह आंतरिक रूप से मोटिवेट है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 28वां प्रश्न, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? कि उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण का परिणाम देखना चाहिए। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो वह निश्चित रूप से प्रतिभाशाली बालक है। 29वां प्रश्न कह रहा है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन से हैं? तो फ्राइड ने आपको पता है इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया था। तो इदम, अहम, परा अहम। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 30वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न इस पेपर का, चौथी शिफ्ट का पेपर है 2022 का। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके होम्योस्टेटिक समस्थिति। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये 2022 के L2 के फोर्थ शिफ्ट के 30 क्वेश्चन हमने देखे। अभी तक हमने 3 पेपर देखे हैं, सारे पेपर हम देखने वाले हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे ये प्रयास कैसा रहा। हम आगे भी इसी प्रकार से सभी विषयों के पेपर लेके आएंगे। तो चलिए अब L1 का पेपर देखेंगे जो 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2022 के फर्स्ट लेवल के जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, लेवल 1 का एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था सभी का, उसके 30 क्वेश्चनों की मनोविज्ञान की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? देखिए, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो अधिगम सिद्धांत इनमें से किसने नहीं दिया है, ये पूछा हुआ है। ऑप्शन आपके थॉर्नडाइक, स्किनर, कॉलर या बीएस ब्लूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए थॉर्नडाइक, स्किनर और कॉलर ये तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन बीएस ब्लूम जो है वो नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत? अभी मैंने बार बार आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जो क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत है स्किनर का वो इंपॉर्टेंट है। इसे पुरस्कार और दंड का सिद्धांत भी कहा जाता है और क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा, तो देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप इनको पढ़िए। यहां पर जो आंसर होगा साथियों वो होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोतों की तलाश कर रही है क्योंकि वे नई जानकारी प्राप्त करने की रुचि रखती है। तो यह आंतरिक मोटिवेशन है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? तो परीक्षण की विशेषता मैंने बताई आपको, विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता ये होनी चाहिए, लेकिन अभिक्षमता ये इसमें कोई ये विशेषता नहीं है उत्तम परीक्षण की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम ने निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी बच्चे से संबंधित होनी चाहिए, तो बच्चा यहाँ पर इसको केंद्र रखकर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न, बार बार बच्चों को सजा देने से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए इनका ये क्या कहना क्या दर्शाता है? कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। यदि उसको हम बार बार सजा देंगे, बार बार पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे, तो वो सीखने की जो जिज्ञासा है वो कम हो जाएगी। केवल वो पुरस्कार के लिए या दंड से बचने के लिए ही पड़ेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, आरटी एक्ट 2009 में अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य कितने घंटे का निर्धारित है? बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, आ सकता है आपके भी। सी ऑप्शन 45 घंटे इसमें निर्धारित किए गए हैं। अगला 8वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता की। किसकी? सुविधादाता की शिक्षकों की भूमिका होनी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी विकल्प आप देख सकते हैं, अनुमोदक है, आधिकारिक है, तानाशाह, ये नहीं चलेंगे। बाकी सुविधादाता की जो है वो आपकी फैसिलिटर, जिसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
अगला कह रहा है मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहते हैं, वो मूल्यांकन की विशेषता होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 10वां, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स बना सके, कक्षा कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, या छात्रों को शिक्षक के पारस्परिक अंतःक्रियात्मक प्रोत्साहन मिले। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है इंटरेक्शन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, पारस्परिक अंतःक्रियात्मक होना चाहिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का क्या अर्थ है? तो क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सकता है, वो होता है क्रियात्मक अनुसंधान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 12वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, चलिए हिंदी वाला निकाल देता हूं, ये लीजिए। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। समीप दूरामुखी सिद्धांत दिशा, सिर्फ पदामुखी दिशा, अंतर्व्यक्तिक विभिन्नता, अंतराव्यक्तिक विभिन्नता। देखिए सिर पदामुखी मतलब सिर से पैर की ओर, ठीक है, जिसे हम सिफेलोकोडल कहते हैं, ठीक है, यानी दूसरे में ए आएगा। देखिए दूसरे में ए यहाँ पर किसी में भी नहीं है, दूसरे में ए केवल ए ऑप्शन में है। समीप दूरामुखी जिसे हमें प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं, यहाँ दिया हुआ होगा, देखिए ये रहा प्रोक्सिमोडिस्टल। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर सिद्धांत। तो पहले में डी आएगा, दूसरे में ए आएगा। अंतर्व्यक्ति का मतलब है विभिन्न बच्चे के विभिन्न दर से बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। अंतराव्यक्ति का मतलब किसी बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है। तो ये इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, विकास जो है किससे किसकी ओर आगे बढ़ता है? तो विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु, खिलौना आयु, ये सारी की सारी बचपन की विशेषताएं हैं, इसलिए इस प्रश्न में बोर्ड द्वारा इसमें आपको बोनस दिया गया था। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवांशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो प्रकृति एवं पोषण विवाद जो है वो आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण रूप से विकसित होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। विकास एक अनुकर्माणु की प्रक्रिया है, बिल्कुल है। लेकिन यहाँ यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। यह समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, बिल्कुल होता है। हर बच्चा अलग अलग होता है कि अद्वितीय होता है। तो केवल ए ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल ए ऑप्शन ए वाला कथन जो है वो असत्य है आपका। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न, यह तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो ये विकास की परिभाषा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के द्वारा मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे विकास कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या है? देखिए IQ बराबर होता है MA/CA गुणा 100। MA/CA गुणा 100 अभी मैंने बताया। IQ इसकी 75 दे रखी है। क्या दे रखी है? तो यहाँ मैं 75 रख देता हूँ। MA मानसिक आयु कितनी है? मानसिक आयु ज्ञात करनी है तो MA ही रखेंगे। और इसकी शारीरिक आयु आपकी 16 है, गुणा में क्या गया 100। ये जो गुणा में ये भाग में ये गुणा में जाएंगे तो MA बराबर क्या होगा? देखिए MA बराबर हो जाएगा 75 गुणा 16/100। 25 की टेबल से काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 चौक 100 और ये 4 चौक 16, तो 4 तरी 12 वर्ष उसकी जो है मानसिक आयु हो जाएगी। MA मानसिक आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है IQ बराबर MA/CA गुणा 100। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया? तो मानसिक योग्यताओं का प्रतिदर्श सिद्धांत ये सीधा ही पूछा आपसे, ये दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था मेरे प्यारे साथियों? थॉमसन ने। आपको सीधा याद रखना है, प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? ठीक है ना, प्रोजेक्टिव टेक्निक पूछी हमें। तो निर्धारण, मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, ये अप्रक्षेपी विधियां हैं। कथानक संपर्त्य परीक्षण, देखिए इसमें भी क्वेश्चन आ चुका है। TAT किसने दिया? अब कमेंट कीजिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था TAT परीक्षण किसने दिया। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 140 या इससे अधिक होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। चलिए प्रश्न संख्या 22 कह रहा है स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्यों ध्यान रखना चाहिए भाई? 4 ऑप्शन पढ़ के बताइए। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं इसके कारण का पता लगाना चाहिए, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या क्या हैं? तो प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है कि वो अभिव्यक्ति में नव्यता, नए नए शब्दों का प्रयोग करेगा, जिज्ञासा उसमें होगी, क्यूरियोसिटी तो बढ़ेगी क्योंकि वो प्रतिभाशाली बालक है। वार्तालाप उसको पसंद नहीं है, बिना फालतू की बातचीत वो नहीं करेगा। अति सक्रियता भी उसमें नहीं रहेगी। बी ऑप्शन केवल 1 और 2 सही रहेगा, तो जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला कह रहा है बुद्धि लब्धि के लिए फॉर्मूला किसने दिया?
IQ बराबर MA बटा CA गुणा 100। अभी मैंने बताया ये सूत्र किसने दिया, ये तो बताइए भाई। ये सूत्र दिया है मेरे प्यारे साथियों विलियम स्टर ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, कौन सा सूत्र, IQ बराबर MA बटा CA गुणा 100। ये सूत्र किसने प्रतिपादित किया था, ये क्या था, विलियम स्टर ने। हालांकि इसमें दोनों उत्तर माने थे, टर्मन भी माना था, टर्मन ने 100 नहीं लगाए थे भैया, 100 तो स्टर्न ने लगाए थे। तो इसमें सही ऑप्शन तो वैसे ये था बोर्ड ने, हालांकि टर्मन और स्टर्न दोनों ही आंसर सही माने हैं। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। सृजनात्मकता मुख्य कहते किससे संबंधित है, सृजनात्मकता। चलिए इसमें ये आंसर नहीं होगा भाई आपका, ये जो है आंसर आपका नहीं होगा। इसमें आंसर होगा सृजनात्मकता जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। किससे, अपसारी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ये नहीं होगा भाई, अपसारी चिंतन है सृजनात्मकता में। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है, तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर या विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति समायोजन को बढ़ावा देती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 26वां प्रश्न आपके सामने। तो साथियों यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 26वां प्रश्न है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। ये तीव्र चिंता नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा आंसर इसका गलत लग गया था। 27वां प्रश्न, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाई। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। अधिगम का कौन सा प्रकार है, नकारात्मक, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण। तो 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये एक सकारात्मक स्थानांतरण है, पॉजिटिव ट्रांसफर है, क्योंकि उसने अध्यापिका से सीखा और दुकानदार के द्वारा की गई गलती को उसने जो है सुधार करवाया, तो उसने वहां सीखे हुए ज्ञान को यहाँ उपयोग किया, इसलिए सकारात्मक स्थानांतरण होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 28वां प्रश्न, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना। मैंने आपको पहला बताया था दो में से एक का चुनाव, चाहे वो आपके फेवर की हो चाहे फेवर की नहीं हो, एक फेवर की हो दूसरी फेवर की नहीं हो, तो ये द्वंद्व कहलाता है, कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। 29वां प्रश्न, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफी अधिक है। रवि लेखन कौशल में भी अच्छा है। रवि में कौन सी संभावना है, तो रवि में अधिक संभावना है किसकी, बोलने से संबंधित करती है। उसमें क्या है, डिस्फेजिया है। क्या है साथियों, डिस्फेजिया है, वो बोल नहीं पाता है, लिख सकता है, गणित में अच्छा है, लेकिन वर्तनी, सामाजिक विज्ञान आदि में जो है उसके अंक कम है, तो उसको डिस्फेजिया की अधिगम अक्षमता है। अगला और अंतिम प्रश्न, 2022 के 4 पेपर हुए थे, 4 पेपर हमने आसानी से कर लिए, उसके बाद हम 2021 के पेपर देखेंगे। तो 30वां प्रश्न कह रहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया, तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर श्रृंखलाबद्ध है, यह दिया था गेट्स व अन्य की परिभाषा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये 4 पेपर 2022 वाले हमने कर लिए हैं, अब हम 2021 के पेपर करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं और रीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं आगे अगले पेपर की ओर। तो चलिए दोस्तों अब हम जो है वो रीट एग्ज़ाम 26 सितंबर 2021 L2 के पेपर की बात करेंगे। इससे पहले हमने L1 और L2 के 2022 के 4 पेपर डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। अगले 30 क्वेश्चन बाल विकास और शिक्षण विधियों के 2021 के L2 के, इसके बाद 2021 का L1 का पेपर भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ़ द एक्चुअल एज ऑफ चाइल्ड, ये देखिए हिंदी मीडियम वाला, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष है और मानसिक आयु 14 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो मैंने आपको कल बताया, आज इस वीडियो में बताया था IQ बराबर MA बटा CA गुणा 100 ये था। तो MA तो 14 है, CA उसकी 13 है गुणा 100, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 107.69 ये आएगा निकल करके। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत जो है वो अनुबंधन वाला सिद्धांत है, पावलोव वाला। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, बाल अपराध का क्या कारण है। तो माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना, परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना या समृद्ध परिवार होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता में अनबन रहना। चौथा प्रश्न जो है 2021 वाला वो क्या है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RT एक्ट 2009 में निम्न पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना ये तो है, गुमंतु बालकों में प्रवेश को सुनिश्चित करना ये भी है, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना भी है, लेकिन 14 वर्ष के बाद की शिक्षा व्यवस्था के बारे में इसमें ध्यान नहीं दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो यहाँ राइट आंसर होगा प्रोग्रामों का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन करना, ये शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। तो कला शिक्षा से जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी सराहना होती है, उनमें बालकों की रुचि बढ़ती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सांस्कृतिक विरासत की सराहना। अगला प्रश्न है, विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास का कौन सा सिद्धांत है, निरंतरता, अंतः संबंध, अन्योन्य क्रिया या एकीकरण। तो निरंतरता का सिद्धांत है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है, तार्किक चिंतन, स्मृति, अनुभवों से सीखना या व्यावसायिक रुचियां। तो बुद्धि का घटक व्यावसायिक रुचियां नहीं है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, निम्न में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है, सोचना, लिखना, गेंद फेंकना, खेलना। तो सारे में क्रिएटिविटी हो रही है, मनोगत्यात्मक इसमें सोचना नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर।
अगला है व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली। देखिए मैंने बताया था पिछले पेपर में कि 16 पीएफ प्रश्नावली जो है वो किसने दी है, रेमंड केटल ने दी है। आरबी केटल इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, प्रतिभाशाली बालक की। तो यहाँ 4 विकल्प है, राइट आंसर हो जाएगा यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है, ये राइट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है 12वां, वो क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक अवास्तविक लक्ष्य है, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, या जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति उनके दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है समस्या समाधान नहीं है, लक्ष्योन्मुखी एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, समझ और कर्मिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, संगीत संबंधी योग्यताओं के बारे में। तो समस्या समाधान संगीत संबंधी योग्यताओं के बारे में नहीं है, बाकी सारी ये प्रक्रियाएं हैं। अगला है टीएटी वापस आ चुका है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि कैसी है, तो ये प्रक्षेपी विधि है। टीएटी कैसी है, प्रक्षेपी विधि है। अगला निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है, ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। सृजनात्मकता किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से संबंधित है प्यारे साथियों, याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है, तो बाल केंद्रित यानी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना ही बाल केंद्रित विधि है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, डी विकल्प। अगला है रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व, अधिगम, बुद्धि या सृजनात्मकता। तो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो है उसका प्रयोग बुद्धि मापन के लिए किया जाता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कैसे सीखते हैं, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब, या परिपक्व होने से। तो राइट आंसर बनेगा वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं, ऐसा मानना है लेव वाइगोत्स्की का, बी ऑप्शन जो है इसका आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, तो बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम निर्माण मेरे प्यारे साथियों जो है वो अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, अल्फ्रेड बिने के द्वारा किया गया, तो बी ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा, पढ़ाने की धीमी गति, उन्हें दंड देना, उन पर ध्यान नहीं देना, या विशिष्ट कक्षाएं व प्रोत्साहन। बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन रहेगा, विशिष्ट कक्षाएं उपलब्ध करवाना और उनको मोटिवेट करना, ठीक है, मोटिवेशन यहाँ लिखा हुआ ना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे कार्यों की संख्या कितनी है, 45। बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, आपके 2025 में भी ये प्रश्न 100% संभावना है कि रिपीट हो जाए। तो 45 घंटे जो है आरटी एक्ट 2009 में प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य जो है 45 घंटे आपको करना है टीचर के रूप में। अगला कह रहा है 22वां प्रश्न, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने तो कौन सा अनुसंधान किया जाएगा, गुणात्मक, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक या क्रियात्मक। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाएगा विद्यालय की जो है तात्कालिक समस्याओं को पहचानने के लिए, तो क्रियात्मक अनुसंधान, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 23वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है, क्रिया प्रसुप्त, अंतर्दृष्टि, शास्त्रीय, संज्ञानात्मक। तो परिणामों द्वारा जैसे जैसे परिणाम पुनर्बलन मिलेंगे वो आगे बढ़ता जाएगा, क्रिया प्रसुप्त अनुसंधान है, क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत है बीएफ स्किनर का, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है जब वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहा जाता है, वर्तमान जो स्कीमा है उसका प्रयोग बाह्य जगत में विश्लेषण के लिए करते हैं तो उसे असिमिलेशन कहा जाता है, आत्म सातीकरण कहा जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। अगला 25वां, निम्न में से कौन सी प्रक्षेपी परीक्षण की विशेषता नहीं है, ए स्पष्ट उद्दीपक, इसमें ए स्पष्ट उद्दीपक होता है, अनुक्रिया की स्वतंत्रता होती है, व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण होता है लेकिन वस्तुनिष्ठ उसमें व्याख्या नहीं होती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 26वां, अल्बर्ट वांडूरा के निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है। अल्बर्ट वांडूरा ने जो आपके सिद्धांत दिया है निरीक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, उसमें सबसे पहले अवधान आता है प्यारे साथियों, क्या आता है अवधान, उसके बाद में धारणा आती है, उसके बाद में पुनरुत्पादन आता है और उसके बाद में अनुप्रेरणा आती है, या हम कहते हैं ये मोटिवेशन हो गया, ये रिप्रोडक्शन हो गया, ये रिटेंशन हो गया और ये अटेंशन हो गया, ठीक है, ARRM ये याद रखना आपको। तो अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा, ये अल्बर्ट वांडूरा का सही क्रम है जो 4 परिस्थितियां उन्होंने बताई है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। अगला 27वां प्रश्न, सिगमंड फ्राइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है तो अचेतन मन में दबी हुई विशेषताओं को ज्ञात करना है तो स्वपन विश्लेषण विधि काम आएगी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है ADHD का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ADHD का अर्थ क्या है, ADHD का मतलब क्या है, यह है ध्यान विकार वाले बालक, अधिगम अक्षमता वाले बालक या ध्यान विकार वाले बालक, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान विकार वाले बालकों को ADHD कहा जाता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है साथियों। 29वां प्रश्न इस पेपर का, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, विशेषताओं और कमियों का नाम आया, इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों वो कैसा होगा, निदानात्मक परीक्षण होगा, ठीक है, कमियों को पहचानना है पहले, उपचार बाद में करेंगे, पहले पहचानेंगे, तो निदानात्मक परीक्षण बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा।
अंतिम प्रश्न 2021 L2 का, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? तो शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किसमें किया गया था? 86वें अनुसंधान संशोधन में किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये 30वें प्रश्न का। तो ये थे 30 प्रश्न L2 के जो सितंबर 2021 में परीक्षा हुई थी। अब L1 के सितंबर 2021 वाले पेपर के 30 प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपकी रीट की 2025 की तैयारी में जो है ये वीडियो रामबाण साबित होने वाले हैं। चलिए 2021 L1 के पेपर को देखते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, ये रीट L1 का 26 सितंबर 2021 को जो पेपर हुआ था उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। L1 और L2 के आज तक के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। तो बाल विकास और शिक्षण विधियों के अगले 30 प्रश्न आपको मैं समझाने वाला हूं। तो चलिए पहला प्रश्न इसमें क्या आया था कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो यह जो है देखिए क्या कह रहा है, वापस देखिए, आजीवन चलता रहता है, दो व्यक्ति बराबर नहीं होते हैं, किंतु सभी बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है, यानी उसका समान पैटर्न रहता है, समान उसका जो है प्रतिरूप रहता है। तो राइट आंसर रहेगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था, उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई है। अंतिम अवस्था क्या है? अंतिम अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन जो है प्यारे साथियों राइट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है अनुवांशिकी के जनक कौन है? ये देखिए 2022 में भी ये प्रश्न आया है और 21 में भी आया है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो अनुवांशिकी के जनक कहलाते हैं। ए ऑप्शन तीसरे का सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो MA/CA, तो 12/10 गुणा 100, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 गुणा 10 हो जाएगा 120। तो सी ऑप्शन। तो इस सूत्र पे बहुत सारे सवाल पूछे गए। इस सूत्र में जो है MA/CA गुणा 100, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100, ये आपके 2025 में भी इससे सवाल आएगा, 100% निश्चित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है अल्बर्ट वांडोरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? अल्बर्ट वांडोरा ने दिया है। निरीक्षणात्मक सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। 4 अवस्थाएं अभी मैंने पिछले पेपर में आपको बताया था, अवधान, धारणा और फिर पुनरुत्पादन और फिर अनुप्रेरणा, ये 4 इसके विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं, रेमंड द्वारा कितने व्यक्ति कारक प्रस्तावित किए गए थे? तो 16 पीएफ प्रश्नावली रेमंड केटल ने दी है। अब तो आपको याद ही हो गया होगा, बार बार ये सवाल रिपीट हो रहे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 8वां, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? देखिए इब्राहिम मास्लो ने आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है। उसमें जो है दैहिक आवश्यकताएं होती है व्यक्ति की, स्नेह एवं संबंध की आवश्यकता होती है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता तो ये लास्ट में आती है और सर्वोपरि है, और व्यक्तिवाद एवं समूहवाद की जो है वो मास्लो ने आवश्यकता नहीं बताई है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा 8वें प्रश्न में। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना, ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं, देखिए द्वंद्व से संबंधित। एक समय में एक व्यक्ति की 2 विपरीत इच्छाओं का होना द्वंद्व कहलाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ए विकल्प। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा अनुसंधान स्टीफन कोरे से संबंधित है? स्टीफन एम कोरे, देखिए 2022 वाले पेपर में भी पूछा गया था। स्टीफन एम कोरे जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला, व्यक्तिगत विभिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? अनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, शारीरिक स्वास्थ्य, अभिभावक बालक संबंध। देखिए जैविक कारक में अनुवांशिकता आएगी, जन्मजात उसके स्वभाव आएंगे, शारीरिक उसका स्वास्थ्य आएगा, लेकिन अभिभावक बालक संबंध जो है ये दैहिक कारक नहीं है। सी ऑप्शन आंसर बनेगा। 12वां प्रश्न कह रहा है डाउन संलक्षण, डाउन सिंड्रोम में किसकी विलक्षणता होती है? तो त्रिगुणसूत्रता होती है। 21वें गुणसूत्र ट्राई होते हैं, इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 21वें गुणसूत्र की विलक्षणता के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय क्या है? कि एक ही विद्यार्थी के अलग अलग विषय या कितनी बार कॉपी चेक करे, प्राप्तांकों की बारंबारता वही रहे। प्राप्तांक 80 में से 60 आ रहे तो 60 आए तो वो प्राप्तांकों की बारंबारता विश्वसनीयता कहलाती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो प्रक्षेपी में TAT आएगा, ACT आएगा, ड्राइमेंट टेस्ट आएगा, लेकिन MMPI जो है वो प्रक्षेपी नहीं है मेरे प्यारे साथियों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 15वां कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक या रचनात्मकता से सीखने वाले? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शिक्षण की खेलकूद विधि जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे खेलकूद होगा वृद्धि और विकास होगा बालक का, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न कह रहा है NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी, मेहरोत्रा, यशपाल या राममूर्ति? तो यशपाल इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है RT अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो RT एक्ट 2009 जो है वो आपके 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो दैहिक अभिप्रेरक में उपलब्धि जो है वो दैहिक नहीं। देखिए भूख प्यास नींद ये सारे दैहिक है, लेकिन आपका जो है उपलब्धि दैहिक नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 21वां प्रश्न कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है कि बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या अगला कौन सा 22वां, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है। मैं बार बार कह रहा हूं, पुरस्कार और दंड से सीखना ये बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन का सिद्धांत है। बी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है। प्रतिबिंबन, तर्क, कल्पना या पूर्व अनुभव। तो बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित पूर्व अनुभव नहीं है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा 23वें का। 24वां जो प्रश्न है वो कह रहा है किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है। व्यक्तित्व, उपलब्धि, रचनात्मकता या बुद्धि। तो कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए बुद्धि के द्वारा उसका परिकल्पित किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। 25वां प्रश्न कह रहा है विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो प्रश्न है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा या सामाजिक आर्थिक स्तर। तो मनोवैज्ञानिक जो आधार है शिक्षण अधिगम का वो अध्यापन शैली पर ज्यादा निर्भर करता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात जो प्राथमिक विद्यालय है उनके लिए क्या होना चाहिए। तो प्रत्येक 30 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक होना चाहिए। याद रखना है साथियों, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है मध्यावधि परीक्षा एफए, ठीक है। एक होता है एफए, एक होता है एसए। एफए जो बार बार मध्य में परीक्षाएं ली जाती है, एसए जो एक ही बार अंतिम परीक्षा वार्षिक वगैरह होती है वो। तो योगात्मक मूल्यांकन होता है कौन सा, एफए। मध्यावधि परीक्षा जो है योगात्मक मूल्यांकन का है, ध्यान रखना है। अगला है कौन सा रोग वंशानुगत है। एडीएचडी ध्यान विकार वाले बालक था। पार्किंसन ये मस्तिष्क से संबंधित है। एचआईवी ये भी वंशानुगत नहीं है, लेकिन फिनाइल कीटोनूरिया ये जो है ये जन्मजात रोग है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अंतिम प्रश्न L1 2021 का, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। ये 2022 में रिपीट हुआ था, आपको पता है 2021 में आकर के 2022 में बाद में हो रहा था। तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो है वो आपका बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो चलिए अब हम 2018 वाले पेपरों को हल करते हैं। जो 2017 की भर्ती थी 2018 में पेपर है, उनके L1 और L2 के पेपर देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं, रीड 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अच्छे जरूर कीजिएगा। तो चलिए अगले पेपर को हल करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब हम बात करने वाले हैं L2 2017 वाले पेपर की। उसके बाद में L1 2017 के बाद हम बात करेंगे, बाद में 2015 के दोनों पेपर और 12 के दोनों पेपर। तो चलिए बात करते हैं अगले 30 प्रश्नों की जो L2 2017 में पूछे गए थे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता का सामना करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती कि योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करे, पाठ्यचर्या को समायोजित करे, शिक्षण विधियों को समायोजित करे या बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ दे। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ सकते। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है यदि पूनम की कालानुक्रमिक आयु तथा मानसिक आयु 9 साल है, दोनों 9 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग कौन सा होगा। तो 9/9 गुणा 100 आएगा। तो यहाँ राइट आंसर 100 आएगा। तो 100 कौन सी बुद्धि का होगा। तो 70 से 110 जो है वो साथियों औसत बुद्धि होगी। तो सी ऑप्शन इसका औसत बुद्धि करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन स्वैलीनता के लक्षण है। कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण या उपरोल्लिखित सभी। तो सारे के सारे जो रूढ़िबद्ध व्यवहार है, कमजोर सामाजिक व्यवहार है, कमजोर संप्रेषण, ये स्वैलीनता के लक्षण है। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी को क्या कहा जाता है। तो मात्रात्मक तो जो ग्रोथ होती है, मात्रात्मक जो व्यक्तिगत क्षमता है उसको ग्रोथ कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला जो प्रश्न है 5वां, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बिल्कुल सही बात है। उचित वातावरण प्रदान करना किशोरावस्था में, सही बात है। परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, बिल्कुल सही है। उपरोल्लिखित सभी ये सारे के सारे सही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। देखिए प्यारे साथियों, क्रियात्मक शोध से संबंधित बार बार ये सवाल आ रहे हैं। तो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। तो क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता नहीं करता है। यहाँ लिखा हुआ है सहायता करता है लेकिन नहीं करता, इसलिए ये गलत है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी क्रियात्मक शोध जो है आपकी व्यवहारिक समस्या के समाधान में सहायक होता है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे कि उद्देश्य प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। आगे 7वां प्रश्न, एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्न में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने तो सही रूप में प्रेरित किया जाना चाहिए, ये करना चाहिए। बच्चों को नई चीजें सीखने तो खोज के लिए, बिल्कुल ये जो है नहीं करना चाहिए। खोज के लिए उन्मुख जो है वो थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं करता है मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है खाली स्थान बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ये ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है। अपने और दूसरों के नजरिए में जो फर्क करने की क्षमता है, अयोग्यता होती है बालक में बाल्यावस्था में, उसे आत्म केंद्रस्थ या ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा।
नमा प्रश्न कह रहा है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलकर असफल हो जाता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देता है, ऊपर लिखित तथ्य किसने हीन भावना कहा? हीन भावना ये मेरे प्यारे साथियों कहा है अल्फ्रेड एडलर ने। अल्फ्रेड एडलर के शंकु के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर वांडूरा तथा वाल्टर ने बल दिया वो कौन सी है? तो वांडूरा ने, आपको पता है, उसका सिद्धांत है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण का सिद्धांत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 11वां प्रश्न कह रहा है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? एक निश्चित समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये तो है। शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यक्त रखना, ट्यूशन तो करवाना ही नहीं, शिक्षक को आरटी एक्ट 2009 कहता है ट्यूशन नहीं करवाना है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी देखिए, विद्यालय के लिए नियमितता रखना, समय का पाबंद होना बिल्कुल होना चाहिए, हर बालक में अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त बोध प्रदान करना, ये करना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत ट्यूशन जो है उसको में व्यस्त नहीं रहना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत उसे अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है? ये इदम कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? इसको कहते हैं टोकन इकोनॉमी। पहले बच्चा ज्ञान हासिल करता है, उसके बाद में अपने अनुसार उस ज्ञान का प्रयोग करता है, इससे टोकन इकोनॉमी कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण के रूप में, एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में अपनी इच्छा अच्छी तरीके से समझाया गया है? यह है पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। पद्धति वर्जन जो है वो द्वंद्व है इसमें, पद्धति वर्जन विरोधाभासी, अप्रोच अवॉइडेंस जिसे हम कह सकते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस है इसमें। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, ये बच्चा किस लक्षण से पीड़ित है? तो यह है शैशव स्वलीनता। शैशव स्वलीनता, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। खुद को भूखा रखना कि मैं तो मोटी हो गई हूँ, अब नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, तो ये होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसको ध्यान से पढ़ना आपको। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है? तो दूरदर्शिता के लिए आपको पता है हाइप्रोपिया। हाइप्रोपिया जो है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है, सीखने का व्यावहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो व्यावहारिक सिद्धांत तो थोंडाई के द्वारा दिया गया मेरे प्यारे भाई। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा 18वें प्रश्न का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रम का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? देखिए ये अच्छा प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय पुनर्वास परिषद। भारतीय पुनर्वास परिषद, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 20वां, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। क्या कहा है? अंतर्ज्ञान। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? ये मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, पूरा नहीं करें, शुरू कर रहे हैं, तो ये पूर्व संचालन है, प्री ऑपरेशनल अवस्था है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द कब बोलते हैं? तो 10 से 13 महीने के भीतर जो है वो प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं बच्चे। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, 2025 में भी आने की प्रबल संभावना है मेरे प्यारे साथियों। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने जितनी भी बुद्धि की वो बताई है प्रकृतियां, वो पढ़ लेना ढंग से। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर ने दिया है, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? तो सामाजिक रचनावाद दर्शन पर लेव वाइगोत्स्की ने बल दिया है। बार बार ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? बड़े प्रिंट की किताबें, विशालक कंप्यूटरीकृत किताबें, वाणी संश्लेषक या पाठ्य पुस्तक का अनुरूपक। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री जो है पाठ्य पुस्तक का अनुरूपक का उनको कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि उनको दिखता तो है नहीं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। श्रवण में विकृति के लिए माप की जाने वाली, तो ध्वनि को किसमें मापा जाता है? कुल मिलाकर ये पूछा गया है, तो ध्वनि मेरे प्यारे साथियों मित्रों मापी जाती है डेसिबल के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 26वां, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म यानी शरीर का एक अंग कार्य कर रहा है, ज्यादा बड़े रूप में स्तर पर कार्य नहीं कर रहा। चढ़ना देखिए पूरा शरीर काम करता है, कूदना पूरा शरीर काम करता है, दौड़ना पूरा शरीर काम करता है। लिखावट में सूक्ष्म है, केवल हाथ की अंगुलियां काम कर रही है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, स्कीमा का मतलब क्या है? स्कीमा का सिद्धांत किसने दिया है? स्कीमा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के से संबंधित है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत है। तो स्कीमा का मतलब होता है लंबे समय से के यादाश्त में सूचना संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने जो पढ़ सकते हैं। शिक्षणीय वर्ग मतलब जो पढ़ सकते हैं। देखिए 50 से 70, 30 से 50, 50 से नीचे, तो 70 से 90 वाले औसत बुद्धि के अंतर्गत आता जाते हैं, तो वो शिक्षणीय वर्ग है, शिक्षण करने योग्य वर्ग है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? आनुवांशिकता के पिता जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। आनुवांशिकता की इकाई जो है जीन है। ठीक है, क्या है? जीन।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 2018 वाले 17 में जो भर्ती आई थी 18 वाला पेपर L2 का हमने देखा। अब 2018 का L1 का पेपर देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, अच्छे अच्छे कमेंट करें। बाकी विषयों के इसी प्रकार से आए हुए प्रश्न पत्र आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो चलिए उस पेपर को डिस्कस करते हैं। तो प्यारे साथियों, अब जो है हम L1 2017 के जो 30 क्वेश्चन हैं उनको हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो L1 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कौन कौन से प्रश्न आए थे 2017 के अंतर्गत। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। तो लिखावट में कठिनाई आपको मैंने पहला पेपर करवाया था 2022 का, उसमें क्वेश्चन था तो बताया था। बोलने में पढ़ने में जो है डिसलेक्सिया थी, लेकिन लिखने में डिस्ग्राफिया थी, ठीक है। और गणित से संबंधित डिस्कैल्कुलिया थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, डिस्ग्राफिया। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित क्या है। तो सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन करना योगात्मक आकलन है। योगात्मक आकलन को आप यहाँ पढ़ें, देखिए। एस है सेमेटिव इवेल्युएशन, मैं कह रहा हूँ एस है और एफ है, दो चीजें हैं। एफ है जो मध्यावधि परीक्षाएं होती है वो एफ है, और जो अंतिम परीक्षा होती है सत्र के अंत में वो एस है, ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में भी इसको थोड़ा सा ढंग से देखें। तीसरा प्रश्न कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी में कौन सी है। विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यावहारिक बुद्धि या प्रकृतिवादी। तो प्रकृतिवादी बुद्धि उन्होंने बताई थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं दो भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ क्या है। अवधारणा गठन में सुविधा होती है, बिल्कुल होती है। संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा होती है, होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा रहेगी क्योंकि दो भाषाएं बोल रहे हैं। उपरोक्त सभी यहाँ राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि करा रहा है, जैसे ए ने केवल ये पूछ कर कि क्या हुआ, बल्कि ये भी पूछा कि कैसे और क्यों। बी क्या कह रहा है, उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा फर्क की तुलना में मदद करना। जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब देता है, इन गतिविधियों से बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। किसको बढ़ावा दे रहा है, तो बच्चों के आलोचनात्मक सोच या चिंतन को बढ़ावा दे रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट। क्यों, कैसे, कब, ये सवाल जब पूछेंगे तो बच्चे को मस्तिष्क में जो है वो आलोचनात्मक चिंतन होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न छठा, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। तो सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित करते हैं, ये व्यवहारवाद कहलाता है। व्यवहारवाद वाले बताते हैं ऐसा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करवाना। बी ऑप्शन सही आंसर। अगला है, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। ये किसका उदाहरण है। कविता पढ़ा रहा है, छात्रों को कह रहा है कि निष्कर्ष निकालो, व्यापक विचार करो। तो ये आगमनात्मक तर्क है मेरे प्यारे साथियों। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, नम्मा प्रश्न, मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसको इड पर आच्छादित रखता है। यह क्या कहलाता है, यह दबाव कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बच्चों के बारे में बताया हेंस आइसेंक ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। चार ऑप्शन है, पढ़िए जल्दी से। बी सही रहेगा इसमें। छात्र बेसक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना भी रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। यह है सर्वोत्तम उदाहरण की प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा अपने आप में एक अंत है मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है दिमागी आरोग्यता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। यह क्या कहलाता है, यह परिमेकरण कहलाता है। बी ऑप्शन रेशनलाइजेशन कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, 15वां, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। देखिए, संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को, संगठनात्मक स्थापना है मतलब स्कूल का जो वातावरण है वो सामाजिक कारक का कार्य कर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है। तो समायोजन को तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर, ये समायोजन नहीं करवाते हैं। न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यह प्रश्न भी पहले आया हुआ है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन के प्रदूषण पर प्रभाव समझाते हुए निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण से कौन सा संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है। तो सम प्रयोग इसका राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन। अगला है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा उस कक्षा में व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। यह प्रक्रिया क्या कहलाई। जांच सूची का प्रयोग किया, छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व और कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की यानी उसका आंकलन किया।
तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला है कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरणात्मक या क्रियात्मक? तो क्रियात्मक बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 एनसीएफ 2005 ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा अधिगम को रटना, विधि को सुविधाजनक बनाना। रटना नहीं, इन्होंने बताया एनसीएफ 2005 में करके सीखना, करके सीखना है, बिना बोझ के शिक्षा है, बिना बोझ के शिक्षा, करके सीखना, ये इसके लक्ष्य थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगली और अंगूठे का उपयोग करना वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रकृति क्या कहलाई? ये है व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रकृति। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। देखिए सिपेलोकोडल मतलब सिर से पैर की ओर सिद्धांत, प्रोक्सिमोडिस्टल यानी केंद्र से दूर की ओर सिद्धांत, ये सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? तो राइट आंसर रहेगा एक एकीकृत और समग्र प्रकार से ये विकसित होते हैं, तब ये तीनों काम करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक बच्चा जो एक विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में भी रहेगा, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। यह आनुवांशिकता पर आधारित है। बच्चा अभी निम्न है, मौखिक क्षमता उच्च या निम्न है, तो बाद में भी यही रहेगी, तो आनुवांशिकता से संबंधित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है अधिगम में उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है, इसे श्रम का नियम कहा जाता है। ये थॉर्नडाइक से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे साथियों? थॉर्नडाइक से। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है पावलोव के प्रयोग में कुत्ता ने केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनाई देती है, इस संवर्ती को क्या कहा जाता है? यह होती है अनुकूलित उत्तेजना। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? अनुकूलित उत्तेजना। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 26वां, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है। ये देखिए अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, ये जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन करती है, उसे क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रेशन कहा जाता है, संतुलन कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 28वां, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? 4 विकल्प है, पढ़िए ध्यान से। निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? तो बुद्धि का व्यक्तिगत आंकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संचरित बातचीत है, ये बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला एरिक्सन के अनुसार बच्चों की मनोसामाजिक की 8 अवस्थाएं चरण बताएं। एरिक्सन ने, ध्यान रखना है साथियों, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास का विकास के किस चरण से आएगा? तो कक्षा 3 का बालक 9 साल के आसपास का जो है वो परिश्रम बनाम हीनता में आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के 8 चरण जरूर पढ़ने, आपको बता रहा हूं पहले। अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर राइट आंसर डी, छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये पेपर था। इसके बाद हम 2015 वाले पेपर देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 2025 के लिए आपके लिए ये वीडियो जो आ रहे हैं, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे L2 के गणित विज्ञान या सामाजिक विषय हो, किसी भी विषय के आपको इस चैनल पर मिलेंगे सारे विषयों के ये पेपर, क्योंकि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है, तो रीट 2025 में एक रामबाण वीडियो साबित होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगले पेपर के बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करने वाले हैं 2015 के L2 के पेपर के बारे में। लेवल 2 का पेपर हम देखने वाले हैं 2015 का, उसके बाद 2015 का L1 पेपर देखेंगे, उसके बाद 2012 के दोनों पेपर देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या, ये तो होती है। लिखने की धीमी गति, ये भी डिस्लेक्सिया में आ जाती है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई, लेकिन सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग में संबंध का निश्चय, ये डिस्लेक्सिया से संबंध नहीं है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, क्यों? क्योंकि ये शीघ्र सीखता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा किनको दी जानी चाहिए? क्राफ्ट एजुकेशन, ये मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो चोरी करने की आदत को दूर करना है तो उदाहरण दीजिए उन्हें अच्छे अच्छे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे उपयुक्त अधिक महत्व किसको देना चाहिए? तो ये रहेगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करनी है तो वस्तुनिष्ठ उनको प्रश्न किए जाने चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है निम्न में से कौन सा तनाव कम करने का एक अप्रत्यक्ष ढंग है? अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष आपको ये पढ़ने हैं, युक्तियां पढ़नी है, तो उदात्तीकरण जो है वो अप्रत्यक्ष तरीका आता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला जो प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RT 2009 देश में कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1 अप्रैल 2010 को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का क्या उद्देश्य है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ए और बी दोनों सही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तो उसको क्या कहा जाता है? तो बार बार वही प्राप्तांक आ रहे हैं तो विश्वसनीयता कहलाएगी। बी ऑप्शन इसमें सही आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है
किसमें मापन की भूमिका तब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है, सब सीखी हुई में, तो ये योगात्मक मूल्यांकन होता है, समेटिव एजुकेशन एवेल्युएशन होता है, योगात्मक सत्र के अंत में लिया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला 11वां प्रश्न, वह अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों में सुधार हेतु संचालित किया जाता है, उसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार से दिए जा सकते हैं? 2 प्रकार से दिए जा सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, तो गामक विकास जो है किससे संबंधित है? शक्ति और गति का, ये स्ट्रेंथ और स्पीड से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी बालकों की शताब्दी, ये परिभाषा किसने दी? तो इंपॉर्टेंट है, 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी, ये क्रो एंड क्रो ने कहा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। ये सीधी सीधी विशेषताएं आपको याद करनी है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः कितने कोषों से होता है? तो केवल एक कोष से, सिंगल सेल से मनुष्य का जीवन आरंभ होता है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, शेष अवस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो होती है, दूसरों पर निर्भर रहता है बालक, मानसिक विकास में भी तीव्रता होती है, लेकिन नैतिकता नहीं पाई जाती है शेष अवस्था में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, चिंतन क्या है? तो चिंतन प्रतीकों का प्रयोग करना चिंतन है। ए ऑप्शन इसमें आपका सही जवाब रहेगा। अगला है मेरे प्यारे साथियों, अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए किया जाता है? तो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग जो है प्रौढ़ अडल्ट्स के लिए किया जाता है। या प्रौढ़ का मतलब जो है बूढ़े व्यक्ति नहीं है, देखिए इंग्लिश में अडल्ट्स लिखा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अप्रत्यक्ष विधियां जो है वो अडल्ट्स के लिए यूज की जाती है। अगला प्रश्न है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला कौन सा सिद्धांत है? तो सूज का सिद्धांत, ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूज का सिद्धांत, कॉलर कॉप का वर्धिमर, याद आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन मानसिक विकास से संबंधित है। ये सीधे सीधे फैक्ट है, आपको याद करने हैं, परीक्षा में आएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? देखिए पहले सबसे पहले तथ्य, फिर सूचना एकत्रित करना, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उनका बोध करना, और प्रज्ञान यानी उनको यूज करना बाकी क्षेत्रों में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। अगला है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। नहीं, परिपक्वता से संबंधित व्यवहार नहीं, अनुभव से संबंधित जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या, बार बार केटल आ रहा है, ध्यान रखना है, तो 16 पीए प्रश्नावली केटल ने दी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, मॉर्गन और मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, ये क्या था? विषय आत्मबोध परीक्षण, या इसे मैं कह दूं टीएटी से संबंधित बार बार प्रश्न आ रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि भी कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत मेरे प्यारे साथियों किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। और उनके अनुसार कारकों की कुल संख्या कितनी है? तो 120, या 120 राइट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। अगला है, परिवेश की विषय वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्टिमुलस कहा जाता है, उद्दीपक कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता भी पाते हैं और प्रतिमानता भी पाते हैं, तो व्यक्तिगत भेद में दोनों ए और बी दोनों से रहेगी, विचलनशीलता और प्रतिमानता। सी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो परिवार सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, तो मेरेडिथ कहते हैं उनके बच्चे अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। ये 2015 का L2 का पेपर है। आगे हम बात करते हैं L1 के पेपर की। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले पेपर को डिस्कस करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करने वाले हैं 2015 के L1 के पेपर के बारे में। ये पेपर जो है वो 2015 का L1 का पेपर है। इससे पहले हमने L2 का पेपर देखा था। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या होता है? ये डिस्लेक्सिया होता है। बार बार डिस्लेक्सिया का प्रश्न आ रहा है, ध्यान रखना है, 2025 में भी आएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला कह रहा है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम हो साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं, तो 70 से कम। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, बच्चों में अमूर्तवान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। अमूर्तवान प्रत्ययों को ग्रहण कर लेता है वो बच्चा कैसा होता है मेरे प्यारे साथियों? वह बच्चा होता है प्रतिभाशाली बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर IQ रहता है। अगला है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है? तो तनाव करने की जो अप्रत्यक्ष युक्तियां हैं मेरे प्यारे साथियों, वह रक्षात्मक युक्तियां कहलाती है, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय के पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव ये सामाजिक रूप से वंचित समस्या नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो है वो क्या है? तो देखिए, एक तो है अध्यापक, मैं बता देता हूं आपको, एक तो अध्यापक, एक विद्यार्थी और एक पाठ्यक्रम। ये तीन चीजें आपको याद करनी है। विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर है, आश्रित चर। अध्यापक एक स्वतंत्र चर है और पाठ्यक्रम है मध्यस्थ चर। याद रह जाएगा, अध्यापक स्वतंत्र चर है, विद्यार्थी आश्रित चर है और पाठ्यक्रम क्या है? वो मध्यस्थ चर है। तो इसमें आश्रित चर, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, विद्यार्थी आश्रित चर है।
अगला है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक होता है, सीसीई होता है, योगात्मक होता है, लेकिन मानक कोई भी मूल्यांकन नहीं होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला कह रहा है एनसीएफ 2005 बल देता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था करके सीखने पर, बिना बोझ के शिक्षा करके सीखने पर, यह एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य है। करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए मूल्यांकन का त्रिकोण यह है, इसमें एक होता है शैक्षिक उद्देश्य, एक होता है मूल्यांकन, एक होता है अधिगम अनुभव, लेकिन शिक्षण अनुभव इसमें नहीं शामिल है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कथन सही नहीं है वो ढूंढना है। तो समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है, ये क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह घंटे कार्य कितने हैं? बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, 45 घंटे हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अभी हर पेपर में ये सवाल पूछा जा रहा है, 2025 में डेफिनेटली ये सवाल आने वाला है, इसको आप याद कर लें। अगला प्रश्न तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है? तो तर्क जिज्ञासा या निरीक्षण शक्ति का विकास उत्तर बाल्यावस्था में होता है। 11 वर्ष की आयु यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपयुक्त सभी? तो शारीरिक विकास के ये सभी हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये परिभाषा है मेरे प्यारे साथियों रोस की, ऐसे याद कर लो। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये रोस ने कहा था। ठीक है, रोस का बाहरी वातावरण, ऐसे याद कर लो। बी ऑप्शन सही आंसर। अगला कह रहा है अधिगम अंतरण का थांडाइक सिद्धांत कहा जाता है, तो अधिगम अंतरण का, अधिगम स्थानांतरण का जो थांडाइक का सिद्धांत है वो अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहलाता है, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला कह रहा है 16वां प्रश्न निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता होती है, भिन्नता होती है, प्रत्यागमन होता है, लेकिन अभिप्रेरणा या वंशानुक्रम से संबंधित नहीं है। ये तो बालक की पर्सनल चॉइस है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है किस अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है? तो किस अवस्था तक? 3 से 4 वर्ष तक जो है वो बालक की श्रवण और दृष्टि इंद्रियां जो है पूर्ण विकसित हो जाती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। 18वां प्रश्न जो है इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति, ये याद रखना है आपको। उत्तर बाल्यकाल है, उत्तर बाल्यकाल है। ठीक है, 11-12 वर्ष तक, 10-11-12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था। जैसे 7 से 11 वर्ष चलती है लेकिन 12 वर्ष भी होती है। 7 से 12 वर्ष तक की उत्तर ये बाल्यावस्था है, लेकिन 11-12 वर्ष है, 10-11-12 वर्ष ये उत्तर बाल्यकाल है, इसमें निरुद्देश्य घूमते रहते हैं बालक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित अभिप्रेरण का है? भूख, पुरस्कार, विश्राम। ये अर्जित नहीं है लेकिन रुचि अर्जित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा या दोनों द्वारा? इनमें से कोई नहीं, तो अभिप्रेरणा भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। सीधी लाइन याद कर लो, परीक्षा में आ जाएगी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चिंतन जो है मानसिक प्रक्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अगला संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है? तो प्यारे साथियों संकेत अधिगम में पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवर्ती स्तर में, गतिवाही योग्यता में, उपरोक्त सभी में? तो व्यक्तिगत भेद जो है उपरोक्त सभी में भी पाए जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 24वां प्रश्न चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन करना है तो समस्या तो होनी चाहिए ना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। चिंतन के लिए समस्या होना अनिवार्य है, समस्या के बिना चिंतन शुरू ही नहीं हो सकता, आवश्यक रूप से समस्या होनी चाहिए। डी ऑप्शन सही रहेगा। बुद्धि लब्धि का संपर्क किसने दिया? तो सबसे पहले बुद्धि लब्धि का संपर्क दिया था, बुद्धि लब्धि पूछा है, बुद्धि नहीं, बुद्धि लब्धि, तो टर्मन। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इन्होंने सूत्र दिया था MA/CA, लेकिन बाद में जो है इस सूत्र को MA/CA गुणा 100 किया था, तो राइट आंसर टर्मन रहेगा। अगला है बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तिगत व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। बाह्य आकार देख करके व्यक्तित्व के बारे में पता लगा रहे हैं कि वह व्यक्ति कैसा है, फला व्यक्ति कैसा है, तो ये सतही दृष्टिकोण है। क्या है प्यारे साथियों? सतही दृष्टिकोण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 27वां निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का कारण स्वस्थ वातावरण कैसे हो सकता है मेरे प्यारे साथियों? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किसने किया? तो व्यक्तित्व का जो पहला दिया था वो दिया था किसने? हिप्पोक्रेटस ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत किसने दिया? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत दिया है मेरे प्यारे साथियों किसने? स्पीयरमैन ने। किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गिलफोर्ड नहीं, स्पीयरमैन ने। अगला है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील इसमें तो उपलब्धि, इसमें सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट आंसर 30वें में। तो ये 30% हो गए। आगे चलते हैं 2012 के पेपर की ओर। दोस्तों इस तरीके के वीडियो आपको YouTube पर बहुत कम मिलते हैं कि विगत प्रश्न पत्र सारे के सारे आपको एक जगह मिल जाए। अब हम बात करने वाले हैं L2 2012 के प्रश्न पत्र के बारे में, तो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चलिए पहला प्रश्न L2 2012 का क्या कह रहा है? कुपोषण। क्या कह रहा है? कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 4 विकल्प है, इसका राइट आंसर रहेगा जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। यह कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। दूसरा प्रश्न है व्यय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? व्यय संधि काल में निम्न में से कौन सी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास को सहमति नहीं रखता है?
मिडिल स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों के लिए। तो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। राइट आंसर रहेगा इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अधिगम और परिपक्वता के संबंध में कौन सा सही है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाता, ये ऑप्शन जो है सही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल एवं वे संधि काल सबसे अधिक दुख का काल होता है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम विकास में सबसे अधिक योगदान देता है। तो कौन सबसे अधिक योगदान देते हैं, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए। तो बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगम करता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों, घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे, मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने के लिए कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों में मानचित्रों के अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा कौन सा उपागम जो है प्रयुक्त हो रहा है, तो वो खोज उपागम के बारे में पढ़ाना चाह रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उदाहरण वांडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है। तो वांडूरा का जो नहीं है, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना, ये जो है पावलोस से संबंधित है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, वांडूरा का ये नहीं है। अगला है राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब वह विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते हुए चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक क्या है, उसकी असफलता होना, उसमें भग्नाशा का उत्पन्न होना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है। तो अनुकरण अधिगम, ठीक है, देख करके सीखना, अनुकरण करना वो ज्यादा प्रभावित करता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। बुद्धि स्तर समान है फिर भी वो उपलब्धि में अलग अलग हो सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए डायग्राम दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि ये किसका उदाहरण है। तो ये प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है। ये जो डायग्राम इस प्रकार का होता है ये प्रत्यय मानचित्र होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो शब्द शास्त्रीय प्रक्षेपी है, खेल तकनीक है, चित्र शास्त्रीय, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन ये प्रक्षेपी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता। तो प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझनी है तो बुद्धि इसमें काम नहीं करेगी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की परिभाषा पॉपुलर है, याद कर लेना, यह है WGW आल्पोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व के बारे में इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न 17वां प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों द्वारा बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, अवाचिक, अशाब्दिक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। बुद्धि का लेबल लगाना कि बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी एक कुशलता छिपाते हैं, यह बुद्धि का दुरुपयोग है, सरासर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है। पिछड़े हुए बालक जो है कम बुद्धि रखते हैं, ये विशेषता थोड़ी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। वे अपनी आयु के बालकों से पिछड़ जाते हैं, सामान्य विद्यालय कार्य गति के साथ नहीं कर पाते, अपनी प्रकृति पर योग्यताओं कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि रखते हैं लेकिन कम बुद्धि रखते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। तो प्रक्षेपण, प्रतिगमन, दमन ये अप्रत्यक्ष है लेकिन लक्ष्यों का प्रतिस्थापन ये प्रत्यक्ष है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है पृथक कक्षाएं और संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। पृथक कक्षाएं और संवर्धन कार्यक्रम यदि लगाने हैं इनरिचमेंट प्रोग्राम्स तो वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए लगाए जाते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगले में आपको मिलान करना है तो इसमें देखिए 2 4 3 1 सही रहेगा। मंत्रंग को रक्षा रुकते के रूप में किया जाता है तो ये आपके 2 हो जाएगा, प्लाइन हो जाएगा इसमें, ठीक है। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है, इसमें चिंता हो जाएगा, इसे आप मिलान करके देख लीजिएगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं 23वें के बारे में। शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है कि भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है अधिगम नियोग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है। अधिगम नियोग्यता वाला बालक जो है वो संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा की कम समझ होती है, ये कमी पाई जाती है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य एफ जो है प्रगति पर गौर करना, उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाता है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एफ का मतलब है मध्य अवधि परीक्षाएं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शोध चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है, ये पहले भी आया था, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला 28वां बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 में भारत की धार्मिक सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम का आयोजन एवं वृत्त चित्र फिल्मों को एकत्रित करना, दिखाना, उनके माध्यम से न्याय और शांति में वृद्धि हो, इसको सुझा गया है ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। अंतिम प्रश्न L2 2012 का, इसमें आपको मिलान करना है, इसमें आप देख लीजिएगा 1 3 4 1, ये थोड़ा सा जो है ये
आप देख लेना इसमें क्या है, थोड़े से जो ऑप्शन है वो गलत छप गए हैं। तो चलिए बात करते हैं L1 2012 के पेपर की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत